Hello learners, welcome back to my channel Aim for BHU. Hope you all are doing well and preparing for the exam. Friends, the next topic that I have chosen for discussion is accountancy. We will discuss today the accounting concepts, accounting conventions, accounting standards and few basic terms related to accountancy. Students, it's really important to cover up all the topics from your exam. So I would say that stay tuned to my channel for more such videos, and let's begin now. The first accounting concept is business entity concept. A business and its owner should be treated separately as far as their financial transactions are concerned. According to this concept, business person and business दो अलग अलग entities हैं. इनके बिजनेस पर्सन के पर्सनल ट्रांजेक्शन जो होते हैं उन्हें आप बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स के साथ मर्ज अप करके नहीं लिख सकते, बिकॉज दे बोथ आर डिफरेंट एंटिटीज़, completely different entities. Next comes money measurement concept. Only business transactions that can be expressed in terms of money are recorded in accounting. You cannot record your employees' teamwork spirit, इनोवेशन, स्किल, ऑनेस्टी, ये सारी चीज़ें मॉनेटरी टर्म्स में ना डिफ़ाइन की जा सकती हैं ना रिकॉर्ड की जा सकती हैं. सो हर वो चीज़ जो मॉनेटरी टर्म्स में ही एक्सप्रेस की जा सकती है वही हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटेंसी में. नेक्स्ट कम्स द डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. This concept says for every credit, a corresponding debit is made. The recording of a transaction is complete only with this dual aspect. For example, let's say हमने 20,000 के गुड्स परचेज किए हैं. इस केस में क्या हो रहा है, वी हैव गिवन 20,000 रुपीज़, ठीक है. दिस डिक्रीजेज द कैश एंड वी हैव बॉट 20,000 goods worth rupees 20,000. So this increases the stock. तो ये डुअल एस्पेक्ट हुआ ना, एक चीज़ घट रही है और एक चीज़ बढ़ रही है, इसीलिए इसको डुअल एस्पेक्ट बोलते हैं. नेक्स्ट कम्स गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. In accounting, a business is expected to continue for a fairly long time and carry out its commitments and obligations. This assumes that the business will not be forced to stop functioning and liquidate its assets at fire sale prices. फायर सेल प्राइसेस, कुछ स्टूडेंट्स को फायर सेल नया टॉपिक लग रहा होगा. फायर सेल क्या होता है कि हैवी डिस्काउंट्स पे, बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट पे अगर किसी फिक्स एसेट को बेचना पड़ जाए, जैसे बिजनेस को कई बार अपने लॉसेस को कवर अप करने के लिए बंद करते वक्त अपने सारे एसेट्स को सेल आउट करना पड़ता है और उस वक्त उनको बहुत अच्छे प्राइजेस नहीं मिलते हैं, उसी को हम बोलते हैं फायर सेल प्राइस. Okay, coming back to going concern concept. This concept says that business is expected to continue for a perpetual existence. बिजनेस आज खुला 2 साल बाद बंद हो जाएगा, ऐसा कोई भी सोचकर स्टार्ट नहीं करता अपने बिजनेस को. So the next concept is cost concept. This concept says that the fixed assets of a business are recorded on the basis of their original cost. हम हमेशा बैलेंस शीट में जब भी फिक्स्ड एसेट्स को शो करते हैं, हम उन्हें डिप्रिशिएट ज़रूर करते हैं, बट कभी उनकी मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको हम नोट डाउन नहीं करते हैं. तो दिस कंसेप्ट अप्लाइज ऑन ओनली फिक्स्ड एसेट्स, ये बात याद रखिएगा. अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट. सी, बिजनेस एक्टिविटीज़ विल कीप ऑन गोइंग बट वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन समवेयर. इसीलिए अकाउंटिंग ईयर कंसेप्ट ये कहता है कि कहीं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम होना चाहिए जब आपके अकाउंटिंग एंट्रीज़ को, ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाना चाहिए. दिस कंसेप्ट सेज ईच बिजनेस चूजेज अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ साइकिल. या आप इसे मंथली ले सकते हैं, क्वार्टरली, एनुअली, ये एज़ पर आपके फिजिकल या कैलेंडर ईयर पे डिपेंड करता है. नेक्स्ट कम्स मैचिंग कंसेप्ट. This principle dictates that for every entry of revenue recorded in a given accounting period, an equal expense entry has to be recorded for correctly calculating profit or loss in a given. इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. लेट्स से कि फाइनेंशियल ईयर 14-15 जो था उसमें एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी जो पे नहीं हो पाई थी और हमने उसे पे किया 15-16 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें. तो क्या हम 14-15 में उसे मेंशन ही नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो 14-15 में ही ड्यू थी एंड वी पेड इट इन 2015-16 द फाइनेंशियल ईयर. तो हम उस वक्त 14-15 वाले ईयर के जो ट्रांजेक्शन्स होंगे उसमें उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के अकॉर्डिंग दिखाएंगे. नेक्स्ट कम्स रियलाइजेशन कंसेप्ट.
According to this concept, profit is recognized only when it is earned. An advance or fee paid is not considered a profit until the goods or services have been delivered to the buyer. इस कंसेप्ट का इस कंसेप्ट में ये होता है कि रेवेन्यू कैन ओनली बी रिकॉग्नाइज्ड आफ्टर इट हैज़ बीन अर्नड. प्रायर टू दैट हम इसे नोट नहीं करते हैं. Next comes accounting conventions. There are four important accounting conventions. First is conservatism, next is consistency, and the other two are materiality and full disclosure. So the first one is conservatism. It is the convention by which when two values of a transaction are available, the lower value of transaction is recorded. इसका ये मतलब होता है कि we always anticipate no profit but we all provide for the losses. जैसे हम प्रॉफिट के लिए तो कभी प्रोविजन नहीं बनाते, बट लॉसेस के लिए क्यों बनाते हैं? इसे कहते हैं कंजर्वेटिज्म. बाय दिस कन्वेंशन प्रॉफिट शुड नेवर बी ओवर एस्टिमेटेड एंड देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रोविजन फॉर लॉसेस. नेक्स्ट कम्स कंसिस्टेंसी. This prescribes the use of the same accounting principle from one period of an accounting cycle to the next so that the same standards are applied to calculate profit and losses. इसको समझने के लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं डेप्रिसिएशन का. अगर मैं एक फाइनेंशियल ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड लगा दूँ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए एंड नेक्स्ट में रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा दूँ तो ये रॉन्ग हो जाएगा. इस तरह कैलकुलेट करना जो है एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रॉफिट कभी भी कैलकुलेट नहीं करेगा. तो इसलिए कंसिस्टेंसी ज़रूरी है. नेक्स्ट कम्स मटेरियलिटी. इट मीन्स दैट ऑल मटेरियल फैक्ट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग. अकाउंटेंट्स शुड रिकॉर्ड इंपॉर्टेंट डाटा एंड लीव आउट द इनसिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन. इसको भी एक एग्जांपल से समझ लीजिए आप कि लेट्स से मिस्टर एक्स जो है हमारी कंपनी के डेटर हैं, उन्हें 20,000 रुपीज़ हमें पे करने बाकी. On maturity date when he repaid, he told us that he has bought this money on credit from another friend of his. ओके तो ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मिस्टर एक्स ने कहाँ से पैसे ला के दिए. हमारे लिए सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? दैट मिस्टर एक्स वॉज आवर डेटर एंड ही हैज़ रिपेड हिज ड्यू. सो मटेरियलिटी का मतलब ये होता है. फुल डिस्क्लोजर. दिस इंटेल्स द रिवेलेशन ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन both favorable and detrimental to a business enterprise and which are of material value to creditors and debtors. फुल डिस्क्लोज़र ये कहता है कि हमें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे वो फेवरेबल हो या डेट्रीमेंटल हो यानी कि अनफेवरेबल, हमें उसे हाइड या कंसील करने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें उसे एज इट इज़ शो कर देना चाहिए. नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको याद रखने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार अपीयर कर चुका है. बहुत सारे जिन्हें पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस में एंड ये आपको याद कर लेने चाहिए. फ्यू ऑफ देम आई हैव मेंशन्ड हियर जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगे एंड this is to learn. There is nothing to explain much about them. So let's move on to the next topic which is basic terms. I have included few basic terms जो मुझे लगे कि important हो सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से. इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं. फर्स्ट वन itself is very important. अकाउंटिंग इक्वेशंस हमेशा एग्ज़ाम में 2-3 बार अपीयर कर चुका है बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स में. सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? द इक्वेशन इज़ द बेसिस फॉर द डबल एंट्री सिस्टम. और ये क्या इसकी इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. हमेशा एग्जाम में इसको आगे पीछे शफल अप करके एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी और कैपिटल को एक साइड कर देगा या एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को एक साइड कर देगा. ऐसे ही करके शफल अप करके आपको कंफ्यूज करने के लिए देता है. आप बहुत ध्यान से टिक कीजिएगा. नेक्स्ट कम्स अकाउंटिंग मेथड्स. कंपनीज चूज बिटवीन 2 मेथड्स, कैश अकाउंटिंग एंड अक्रूवल अकाउंटिंग. कैश अकाउंटिंग जनरली स्मॉल बिजनेसमैन करते हैं. ये क्या करते हैं कि रिवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ये उस वक्त रिकॉर्ड करते हैं जब भी उसे वो इनकर करते हैं. जैसे एक्सपेंडिचर उन्होंने आज किया तो आज ही लिख देते हैं, और अगर उन्हें पेमेंट बाद में भी रिसीव हो रही है, जैसे उन्होंने एग्जांपल ले लीजिए कि उन्होंने कोई गुड्स जो है क्रेडिट पे सेल किए थे, तो वो जिस दिन उनको वापस से अपने डेटर्स से पैसे मिल जाएंगे वो उस दिन उसे नोट करेंगे.
बट हम अक्रूवल बेसिस वाली अकाउंटेंसी में क्या करते हैं कि इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन अर्न एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड। हम अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग में क्या होता है, इनकम इज़ रिकॉर्डेड व्हेन अर्न एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन इनकर्ड, यानी कि अगर हमने किसी को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए हैं तो हम उसी दिन उसे let's say debtor is Mr. X, so we make an entry like Mr. X debit to purchases. Next comes account receivable. This is the sum of money owed by your customers after goods and services have been delivered. अगर हमने किसी को क्रेडिट पे अपने गुड्स सेल किए हैं तो वो हमारे उतने ही अमाउंट से वो हमारे अकाउंट रिसीवेबल यानी डेटर्स होते हैं. अमाउंट पेबल, the amount of money you owe to creditors, suppliers या अदर स्टेक ठीक है, इन रिटर्न ऑफ फॉर गुड्स एंड सर्विसेज दे हैव डिलीवर्ड. अगर हमने किसी से क्रेडिट पे लिया होता है तो हम उसी अमाउंट के जो है वो हमारे लिए अकाउंट पेबल की तरह अपीयर करेगा हमारी बुक्स में. नेक्स्ट कम्स अक्रूवल अकाउंटिंग. मैंने अभी बताया कि अक्रूवल इज द अकाउंटिंग मेथड दैट रिकॉर्ड्स रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर इनकर्ड रिगार्डलेस ऑफ व्हेन द कैश इज एक्सचेंज्ड. वही क्रेडिट सेल का एग्जांपल ले लीजिए कि क्रेडिट सेल अगर आज की है हमने तो हम आज ही रिकॉर्ड करेंगे, और जब भी पैसे मिलेंगे हम उसकी भी रिकॉर्डिंग करेंगे अपने ट्रांजैक्शंस में, बट सिर्फ तब नहीं रिकॉर्ड करेंगे जब हमें कैश मिल जाए. उससे पहले उसकी रिकॉर्डिंग होती है जब ट्रांजैक्शन एक्चुअली हुआ है. नेक्स्ट कम्स बैलेंस शीट. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट term, well you all are aware of it. A financial report that provides a gist of company's assets and liabilities and owner's equity at a given time. ये हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस शीट एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम ही बनाई जाती है. सो नेक्स्ट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. द कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ अ बिजनेस shows the balance between the amount of cash earned and expenditure incurred. As the name suggests, cash flows and outflows are recorded and the balance is stated in the transactions. नेक्स्ट कम्स क्रेडिट एंड डेबिट. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि क्रेडिट और डेबिट की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती, इनकी डेफिनेशन तो हमेशा चेंज होती रहती है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. Credit is what? It's an accounting entry that either increases a liability or equity account और डिक्रीजेज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट. ये ऐसी एंट्रीज होती हैं जो हमेशा एसेट और एक्सपेंसेस अकाउंट को डिक्रीज करती हैं, बट जो लाइबिलिटीज़ या इक्विटी अकाउंट होता है उन्हें इंक्रीज करती हैं. इट इज़ एंटर्ड ऑन द राइट इन एन अकाउंटिंग एंट्री, and a debit is an accounting entry that either increases an asset or expenses account or decreases a liability or equity account. It is entered on the left in an accounting entry. Next is financial statements. You all are aware of it, and financial statement is a document that reveals the financial transaction of a business or a person. These statements are important to various parties like creditors, suppliers, various stakeholders. They assess the financial position of a company or concern by looking at the statements. Okay. 3 most important financial statements of a business are balance sheet, cash flow statement, and profit and loss statement. Next comes journal entry. An entry in the journal that records the financial transaction in the chronological orders. Chronological is why it is chronologically done, so that we could know कि एंट्री कब हुई थी. हम इसे इसीलिए डेट वाइज यानी टाइम वाइज एंटर करते हैं. नेक्स्ट कम्स प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट. अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेज अ कंपनीज परफॉर्मेंस बाय रिव्यूइंग रेवेन्यूज, कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेंशन करना डेफिनेशन के साथ हमेशा बहुत ज़रूरी होता है. वेल आपका तो MCQ बेस्ड पेपर है, तो आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक की तरह ये बात याद रखनी चाहिए कि हमेशा ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं. और ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? इट्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट समराइजेस कंपनीज परफॉर्मेंस. हम कैसे पता करते हैं कि कंपनी अच्छा अर्न कर रही है या नहीं? हम उसका प्रॉफिट या लॉस अकाउंट ही देखते हैं कि प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट अर्न कर रही है तो कितना कर रही है, और लॉस में है तो कितने लॉस में है. नेक्स्ट इज सिंगल एंट्री बुक कीपिंग. अंडर दिस
It is mainly used by small business persons. ठीक है. Income and expenses are recorded through daily or monthly summaries of cash receipts and disbursements. Income and expenses, they are recorded at a same place, and on the basis either on daily or monthly. Next comes double entry bookkeeping. Under double entry bookkeeping, every transaction is recorded in at least two accounts: a credit in one account and debit in another. एक एग्जांपल ले लेते हैं. एक ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप है. इट कलेक्ट्स 10,000 इन कैश फ्रॉम अ कस्टमर एंड एंटर्स दिस अमाउंट इन द रेवेन्यू क्रेडिट साइड एंड ऑल्सो इन द कैश डेबिट साइड. ठीक है. पेमेंट मिली तो हम उसे कैश में मेंशन करेंगे. एंड इफ़ द कस्टमर हैड बीन गिवन क्रेडिट, अगर हमने उसे क्रेडिट पे अलाउ किया होता तो हमें अकाउंट रिसीवेबल या फिर डेटर या फिर उसका नाम से हम एंटर करते और हमने उसे कैश की जगह उसके नाम को यूज़ किया होता. नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. ये भी इम्पॉर्टेंट है. कई बार गवर्नमेंट अकाउंटिंग या टैक्स अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग जैसे टर्म एग्ज़ाम्स में आपके अपीयर हुए हैं, इसलिए मुझे लगा इसे भी ऐड कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज़ फाइनेंशियल अकाउंटिंग. This type of accounting, it reports information about a company's performance to investors and creditors. Investors and creditors हमेशा इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करती है, उसे ही देखकर अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं. मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है? इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल डाटा टू मैनेजर्स फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट. वो मैनेजर्स कैन यूज़ दिस डाटा टू एनालाइज द बिजनेस डेवलपमेंट. And next comes project accounting. It is the accounting that is used by the company to track the progress of the different projects undergoing from the financial perspective. अगर एक ही कंपनी के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन हो रहे हैं तो वो इस तरह की प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के थ्रू हर एक प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक ट्रैक रख सकते हैं इस पर, और प्रोजेक्ट अकाउंटिंग के थ्रू उन्हें पता चल सकता है कि कितना अभी तक एक्सपेंसेस हुए हैं और कितनी बाकी हैं. ठीक है. गवर्नमेंट अकाउंटिंग, इट मेनली फोकसेस ऑन द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज़. गवर्नमेंट के जो भी ट्रांजेक्शन्स गवर्नमेंट करती है उसकी भी अपनी एक अकाउंटिंग होती है, उसके भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होते हैं. इसी को आप गवर्नमेंट अकाउंटिंग कहते हैं. नेक्स्ट कम्स टैक्स अकाउंटिंग. अकाउंटिंग फॉर द मैटर्स रिलेटेड टू टैक्स कम्स अंडर टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग में क्या इंक्लूडेड रहता है? वो सारी चीज़ें जो भी टैक्स से रिलेटेड होती हैं हम उन्हें टैक्स अकाउंटिंग के अंडर में लेते हैं. नेक्स्ट कम्स कॉस्ट अकाउंटिंग. इट इज़ द अकाउंटिंग मेथड दैट इज़ यूज फॉर कैप्चरिंग द वेरियस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी बाय असेसिंग दीज कॉस्ट लाइक इनपुट कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट. ये कॉस्ट अकाउंटिंग मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स करते हैं. और ये क्यों किया जाता है? दिस इज़ यूज टू असेस द cost of input and fixed cost, etc. So this is all for today, and keep revising the concepts from all the topics, and we will meet up next very soon. And